साइकोलॉजी एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा इल्म है जो कि हमें बताता है कि हमें क्या करना है। हम जो कुछ भी करते हैं, वो क्यों करते हैं, कुछ फ़ील करते हैं, थिंक करते हैं, बिहेव करते हैं। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अब कुछ बातें आपने साइकोलॉजी की डेफ़िनेशन के हवाले से याद रखनी हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफ़िनेशन क्या है, जो कि बहुत से स्टूडेंट को सही तरह से नहीं आती। तो साइकोलॉजी को जब हम डिफ़ाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंटिफ़िक स्टडी है मेंटल प्रोसेसेस की और बिहेवियर की। तो यहीं तक हम डिफाइन कर देते हैं और हमें लगता है साइकोलॉजी में सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, एनिमल के मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को स्टडी नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों या एनिमल हों, दोनों के मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी में। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो कंप्लीट डेफिनिशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि ऑर्गेनिज्म की जब टर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। अब तो प्लांट की साइकोलॉजी पर भी काम हो रहा है और इसके अलावा सोचा जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी एक सर्टेन बिहेवियर होता है, तो उसको भी स्टडी किया जाए। तो जब भी आप साइकोलॉजी को डिफाइन करें तो आप ऑर्गेनिज्म की टर्म का इस्तेमाल कर लिया करें ताकि डेफिनेशन कंप्लीट लगे। आप इस डेफिनेशन को हम मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। इस डेफिनेशन में जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है वो है साइंटिफिक स्टडी कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है मेंटल प्रोसेसेस की, बिहेवियर की। तो पहली टर्म हमारे पास आती है साइंटिफिक स्टडी। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी क्यों है या फिर एक साइंटिफिक स्टडी क्या होती है। इसके बाद फिर मेंटल प्रोसेसेस की टर्म आती है और फिर बिहेवियर की टर्म आती है। तो जिक्र यहाँ पे करेंगे व्हाई साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी क्यों है। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी इस वजह से है क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करती है। अब ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो कि सर्टेन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है या एक सीरीज ऑफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से गुजर कर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर तलाश करते हैं या किसी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचते हैं या पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक साइंटिफिक स्टडी है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करती है। और साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके एक सर्टेन स्टेप्स होते हैं, जिनमें से कुछ स्टेप में से गुजर कर हम किसी प्रॉब्लम का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर तलाश करते हैं या आंसर्स तक, उसकी रिसर्च फाइंडिंग तक, रिजल्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से दूसरी साइंसेस में हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, थ्योरीज बनाई जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से साइकोलॉजी में भी ये सारा कुछ किया जाता है, इन तमाम मराहल से गुजरा जाता है। दैट्स इज व्हाई साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी और साइंटिफिक डिसिप्लिन। अब हम बढ़ते हैं मज़ीद कुछ चीज़ों को जानने के लिए कि जब हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो साइंटिफिक मेथड में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या होते हैं। साइंटिफिक मेथड में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिसे हम एम्पिरिसिज्म के नाम से जानते हैं। एम्पिरिसिज्म की जब भी टर्म इस्तेमाल होती है तो आप लोगों ने याद रखना है कि एम्पिरिसिज्म इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंटेशन। के एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है एक्चुअली वो एम्पिरिसिज्म पर मबनी होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर मबनी होता है। क्योंकि साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों ही की मौजूदगी होती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक साइंटिफिक स्टडी है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं वो एम्पिरिकल्स होती हैं, मतलब वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस करती हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास साइंटिफिक मेथड में जो आता है वो सिस्टमैटिक अप्रोच एंड थ्योरी का है। कि जो साइंटिफिक मेथड होता है उसकी एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। मैंने आपको बताया है कि ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है जिनको आपने फॉलो करना होता है इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और रीच द आंसर्स ऑफ अ क्वेश्चन। और इसके बाद हम थ्योरी को जनरेट करते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से डाटा इकट्ठा होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट सम थ्योरीज। तो ये काम हम साइंटिफिक मेथड में और यही काम हम साइकोलॉजी में भी करते हैं। साइकोलॉजी में भी यही काम होता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। साइकोलॉजी
साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। साइंटिफिक मेथड में नंबर 3 पर हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट का वर्ड आमतौर पर हम देखते हैं कि मेजरमेंट का आगाज फिजिक्स से होता है। फिजिक्स ने चीज़ों को मेजर करना शुरू किया था, उनको क्वांटिफाई करना शुरू किया था नंबर्स की फॉर्म में। तो साइकोलॉजी में भी आपको पता है कि हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं और उनको क्वांटिफाई करते हैं, मतलब उनको इन टर्म ऑफ नंबर स्टडी करते हैं और मेजर करते हैं। तो क्योंकि साइंटिफिक मेथड में मेजरमेंट की मौजूदगी होती है और साइकोलॉजी में भी मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसी तरीके से, इसी वजह से हम कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। नंबर 4 पर हमारे पास साइंटिफिक मेथड में जो कॉन्सेप्ट आता है वो ऑपरेशनल डेफिनेशंस का है। अब ये ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होती हैं? अच्छा, मैं बताता चलूँ कि साइंस की एक खूबी ये है कि जब हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो साथ में ये भी बताते हैं कि इस चीज़ को किस तरह से मेजर करना है। तो जब हम साइकोलॉजी में आते हैं, तो साइकोलॉजी में जब हम किसी कंस्ट्रक्ट या किसी कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करते हैं तो साथ में ये भी बता रहे होते हैं हाउ दिस कंस्ट्रक्ट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम ऑपरेशनल डेफिनिशंस के नाम से जानते हैं। क्योंकि साइंटिफिक मेथड में जो वेरिएबल्स या कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम स्टडी कर रहे होते हैं, उनके साथ-साथ हम उनके टूल्स का भी, उनकी टेक्निक्स का भी, उनके स्केल्स का भी ज़िक्र कर रहे होते हैं। और साइकोलॉजी में भी हम ये काम चूँकि करते हैं, मतलब प्रेज़ेंस ऑफ ऑपरेशनल डेफिनिशन साइकोलॉजी में भी मौजूद हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। तो आपको ये रीज़न्स पता होने चाहिए कि व्हाई साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, साइंटिफिक स्टडी। साइकोलॉजी साइंस क्यों है, साइंटिफिक स्टडी क्यों है, साइंटिफिक डिसिप्लिन क्यों है, जो कि हमारा डेफिनेशन का पहला कॉन्सेप्ट था, पहली टर्म्स थी। अब तक हमने उसको इन डिटेल डिस्कस किया है, इलैबोरेट किया है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली बता सकते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा है कि साइकोलॉजी एक साइंस है और वो क्यों साइंस है इसकी रीजंस हमने दिए हैं, दलाइल्स दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने की ये है कि जो साइकोलॉजी है वो दूसरी साइंसेस की तरह की साइंस नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर एम्पिरिसिज्म की मौजूदगी होती है, यहाँ पर सिस्टमैटिक अप्रोच की मौजूदगी है, यहाँ पर जनरेशन ऑफ थेरीज होती हैं, यहाँ पर मेजरमेंट की मौजूदगी है, यहाँ पर ऑपरेशनल डेफिनेशंस की मौजूदगी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं होती जो कि दूसरी साइंसेस में मौजूद होती हैं, और वो चीज़ होती है स्टेबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स। मतलब दूसरी साइंसेस में जिन चीज़ों को स्टडी किया जाता है वो स्टेबल होती हैं, आमतौर पर कांस्टेंट होती हैं और वो चेंज नहीं हो रही होती विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसी वजह से इन साइंसेस में लॉज भी पाए जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली या लकीली साइकोलॉजी में कोई लॉज नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी इल्यूसिव होती है। इल्यूसिव का मतलब ये है कि वो हर टाइम चेंज हो रही है। आज से 50 साल पहले के अफराद जिस तरह से सोचते थे, महसूस करते थे, बिहेव करते थे, आज के नौजवान उस तरह से ना तो सोच पाते हैं, ना ही बिहेव कर पाते हैं और ना ही उस तरह से फ़ील कर पाते हैं। क्योंकि इतने ईयर्स में दुनिया बहुत चेंज हो गई है, ह्यूमन्स बहुत चेंज हो गए हैं। जिसकी वजह से हमारे थॉट पैटर्न, हमारे इमोशनल पैटर्न और हमारे बिहेवियरल पैटर्न के अंदर तब्दीली आ चुकी है। याद रखिएगा, साइकोलॉजी या ह्यूमन साइकोलॉजी स्पेशली हम कह सकते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी इल्यूसिव इन नेचर होती है। एनिमल के ऊपर ये बात हम अप्लाई नहीं करते। जब हम इल्यूसिवनेस की बात करते हैं या इल्यूसिव इन नेचर ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम मेनली ह्यूमन बीइंग्स के पर्सपेक्टिव से ये बात कर रहे होते हैं। तो साइकोलॉजी इज ऑल्दो अ साइंस बट इट्स अ डिफरेंट साइंस, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहे होते हैं, एवोल्यूशन आ रही होती है। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकी है, वो ओवर द टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम तब्दील हो रही होती है, तब्दील होती रहती है। तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन में जो फर्स्ट टर्म साइंटिफिक स्टडी थी उसको हमने डिटेल में समझने की कोशिश की है। सेकंड यानी दूसरी टर्म हमारे पास बिहेवियर की है। अब हम बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि हमारा एक ओवर्ट या आउटवर्ड एक्शन होता है जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे हमारा बिहेवियर तस्वुर किया जाता है। हमारे ओवर्ट एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो कि ज़ाहिर हो रहे होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम
अपनी नेकर्स आई से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओवर्ट या आउटवर्ट का मतलब एक ही होता है जिसको हम अपनी नेकर्स आई से देख सकें, क्योंकि सामने अगर कोई खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है या बैठ रहा है या बात कर रहा है, रो रहा है, ये सब कुछ जो है बिहेवियर में आता है, क्योंकि ये आउटवर्ड या ओवर्ट एक्शन होते हैं विच इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल। लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में चले जाएं तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, कहा जाता है बिहेवियर को कि बिहेवियर व्हाटएवर अ पर्सन डज और सेज इज नोन एज बिहेवियर, कि जो शख्स जो कुछ करता है, कहता है, वो उसका बिहेवियर कहलाता है। वो बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल, ये बात की बात है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में किसी शख्स को जो कुछ करना होता है, जो कहना होता है, वो उसका बिहेवियर कहलाता है। लेकिन जब हम यही बात सोशल साइकोलॉजी में करें तो वहाँ पर हम बिहेवियर उसको कहते हैं जो कि हो रहा होता है, मतलब परफॉर्म हो रहा होता है, मतलब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है हम उसको बिहेवियर कहते हैं। और जो वर्बलाइज हो रहा होता है, जो बोला जा रहा होता है, जो शख्स कह रहा होता है, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दो फ्रेंड्स की आपस में लड़ाई हो जाती है, ईद का त्यौहार है, उनका एक कॉमन थर्ड फ्रेंड है, एक फ्रेंड दूसरे से कहता है कॉमन वाले से कि हम ईद के दिन आपसे मिलने आएंगे, आपके घर आएंगे। तो वो कॉमन फ्रेंड कहता है नहीं, आप लोग ना आइएगा, उसको लेके मेरे पास ना आना, मैं नहीं मिलूंगा। तो ये उसका एटीट्यूड है टुवर्ड हिज हर फ्रेंड। और अगर वो ईद पर आ जाते हैं और वो शख्स वाकयातन ही उन्हें अपने घर में नहीं आने देता, नहीं मिलता उनसे, तो ये उसका बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू सोशल साइकोलॉजी। तो जो एटीट्यूड है वो ट्रांसलेट होता है इनटू बिहेवियर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एटीट्यूड जो है वो ट्रांसलेट हो या कन्वर्ट हो। इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे जब आगे हम सोशल साइकोलॉजी के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। इनिशियल हमने बेसिक के ऊपर फोकस करना है। तो याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में आमतौर पर हम कहते हैं कि कोई भी आउटवर्ड या जो ओवर्ट एक्शन होता है विच कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व एंड मेजरेबल, वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जो शख्स जो करता है, जो कहता है, वो बिहेवियर कहलाता है। और सोशल साइकोलॉजी में जो कह रहा होता है, जो चीज़ कही जा रही होती है, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। और जो चीज़ की जाती है, जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करें या उस वक़्त होते हुए मेजर करें, वो बिहेवियर कहलाता है। अब तीसरी चीज़ हमारे पास आती है मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस हमारे मेंटल या कोवर्ट एक्शन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ना तो ऑब्जर्व कर सकते हैं और ना ही मेजर कर सकते हैं। उनके लिए हमें किसी ऐड की ज़रूरत होती है, किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी चीज़ को फ़ील कर रहे होते हैं तो उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर तो नहीं कर सकते कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमें ब्रेन स्कैन यूज़ करना पड़ेगा या यूज़ कर सकते हैं। और मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर इमोशन की मेजरमेंट के लिए हम इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। और भी टेक्निक्स हैं, पेपिलियोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बताने का ये है कि एक ऐसे एक्शन होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं और कोवर्ट होते हैं। कोवर्ट या इंटरनल का मतलब होता है हिडन, छुपे हुए, जो नेकेड आई से ना तो देखे जा सकते हैं, ना उन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना मेजर कर सकते हैं, बल्कि उनकी ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस और एड्स। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की ये है कि बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी वेबसाइट्स पर, बहुत सारे नोट्स में जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उनकी जगह कॉग्निटिव प्रोसेसेस की टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेंटल प्रोसेसेस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कॉग्निशन में और इमोशंस में। और वो कॉग्निशन को कॉग्निटिव प्रोसेसेस के तौर पर भी लिखते हैं, मेंशन करते हैं और लेते हैं और कहा जाता है, और इमोशंस को इमोशंस के तौर पर ही लिया जाता है। तो अगर हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस या कॉग्निशन की बात करें तो इसमें हमारी थिंकिंग आ जाती है। बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेसेस या कॉग्निशन का मतलब ही हमारी हाई मेंटल प्रोसेसेस होती हैं।
जी शुमाइला गफ्फार, मैंने आपके क्वेश्चन सीन कर लिए हैं। 5 मिनट के बाद हम इस टॉपिक को एंड करते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। तो अगर हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस या कॉग्निशन की बात करें तो इसमें बेसिकली हमारी हाई मेंटल प्रोसेसेस आ जाती हैं, हमारी थिंकिंग आ जाती है, मेमोरी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इंटेलिजेंस आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है और इमोशंस में हमारे इमोशंस आ जाते हैं। इमोशंस हमारे पॉजिटिव इमोशंस हो सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं या फिर मिक्स्ड इमोशंस हो सकते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मेंटल प्रोसेसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कॉग्निशंस में और इमोशंस में। कॉग्निशन में हमारी हाई मेंटल प्रोसेसेस, हाई मेंटल थिंकिंग आ जाती हैं, इंटेलिजेंस आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और इमोशंस में हमारे मुख्तलिफ तरह के इमोशंस आ जाते हैं। इसके अलावा जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में आते हैं, खास तौर पर बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आते हैं, तो मेंटल प्रोसेसेस को कोवर्ट बिहेवियर भी कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सर ने पहले तो बताया कि जो बिहेवियर है वो सिर्फ ओवर्ट होते हैं या आउटवर्ड एक्शन होता है, यहाँ पर मेंटल प्रोसेसेस को भी क्लिनिकल साइकोलॉजी के रेफरेंस से कोवर्ट बिहेवियर बता रहे हैं। तो बेसिकली कोवर्ट बिहेवियर भी मेंटल प्रोसेसेस ही होते हैं। कोवर्ट का मीन जैसा कि मैंने पहले बताया है कि छुपे हुए, हिडन होता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में बताया जाता है कि जो बिहेवियर है वो 2 तरह के होते हैं। ओवर्ट बिहेवियर जिनको हम पढ़ चुके हैं, ओवर्ट बिहेवियर वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और दूसरी किस्म कोवर्ट बिहेवियर वो होते हैं बेसिकली जो हमारे इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस पर बेस करते हैं, जिसमें हमारी थिंकिंग आ जाती है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस वगैरह आ जाती हैं, जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि बिहेवियर हमारा आउटवर्ड एक्शन होता है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि बिहेवियर हमारे कोवर्ट भी हो सकते हैं और ओवर्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में बिहेवियर को ओवर्ट या आउटवर्ड एक्शन ही डिनोट किया जाता है। एक्शन, आउटवर्ड एक्शन या ओवर्ट एक्शन ही बोला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज कोवर्ट बिहेवियर। और कुछ किताबों में तो इनको कॉग्निटिव बिहेवियर के नाम से भी लिखा जाता है। तो मेंटल प्रोसेसेस की टर्म को हम कोवर्ट बिहेवियर के तौर पर और कॉग्निटिव बिहेवियर के तौर पर भी जानते हैं। और मेंटल प्रोसेसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और इमोशंस में। और यहाँ से हम साइकोलॉजी को रीडिफाइन कर सकते हैं। हमने पहली डिफाइन पढ़ी थी कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। अगर हम मेंटल प्रोसेसेस की जगह पे कॉग्निशन और इमोशन लगा दें, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि मेंटल प्रोसेसेस को कॉग्निशन और इमोशंस में डिवाइड किया जाता है, तो हम साइकोलॉजी को रीडिफाइन कर सकते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉग्निशंस, इमोशंस एंड बिहेवियर। और अगर आप साथ ऑर्गेनिज्म लगाना चाहते हैं तो ये वेल डिफाइन हो जाएगी। तो ये हो गई साइकोलॉजी की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। हमने पहले इस डेफिनेशन को पढ़ा, फिर इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल हुई थी, साइंटिफिक स्टडी इन डिटेल उसको डिस्कस किया, फिर बिहेवियर्स को डिस्कस किया और फिर मेंटल प्रोसेसेस को डिस्कस किया। अब आते हैं 1 मिनट शुमाइला गफ्फार के क्वेश्चंस की तरफ। तो इनका क्वेश्चन था, कैन वी आस्क साइकोलॉजी इज प्योर साइंस? साइकोलॉजी को क्या हम प्योर साइंस कह सकते हैं? शुमाइला गफ्फार, साइकोलॉजी प्योर साइंस भी होती है, लेकिन साथ में अप्लाइड साइंस भी होती है, अप्लाइड साइकोलॉजी भी है, जो कि बेसिकली हमें पढ़ाई जाती है। साइकोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी। ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनकी जब सब फील्ड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इन साइकोलॉजी वी जज जस्ट नॉर्मल बिहेवियर। साइकोलॉजी में हम सिर्फ नॉर्मल बिहेवियर जज करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एज अ साइकेट्रिस्ट या एज अ साइकोलॉजिस्ट हम नॉर्मल बिहेवियर तो देखते ही नहीं, हम तो डायग्नोस, इलाज ही उसका करते हैं, ट्रीटमेंट ही उसका करते हैं, जो कि अब नॉर्मल बिहेवियर हो। तो नॉर्मल बिहेवियर को तो पता नहीं चलेगा ना, नॉर्मल बिहेवियर को तो हम फोकस ही नहीं करेंगे, तरजीह ही नहीं देंगे, अटेंशन ही नहीं देंगे। जब कोई बंदा नॉर्मल से हट के नॉर्मल से उतरेगा, एब नॉर्मल की तरफ जाएगा, अपने ट्रैक से उतरेगा, तो फिर हम उसे एब नॉर्मल कहेंगे। और जब कोई अपने ट्रैक से डाइवर्ट होगा, डिस्ट्रेस होगा, इन डेंजर में जाएगा, तो फिर हम उसके बिहेवियर को एज अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट डिस्कस करेंगे। चलें जी, बैक आते हैं अपने लेक्चर्स में। हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशंस को इन डिटेल डिस्कस कर लिया और अब हम देखते हैं